नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां मैं सुनाता हूं आपकी कहानी अपनी ज़बानी। ये वो कहानियाँ हैं जो आप मेरे को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भेजते हैं। अगर आप इस पार्ट पे आ गए हैं और अगर आपको नहीं मालूम पिछली पार्ट में क्या हुआ था, तो पहले जाके वो देखिए, पार्ट 1। ये है पार्ट 2 सेम कहानी का, जो आरव ने मेरे को बाद में पूरी बताई। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 के एंड में आरव की मॉम की डेथ हो गई थी। उनकी मॉम के हाथ पे एक स्लिट का निशान था, जो इंडिकेट कर रहा था कि उन्होंने किया है। अब क्या था कि जो आरव के फादर थे, उनको था कि बच्चों को अभी घर पे नहीं रखना, कि घर पे पुलिस आ रही थी, क्योंकि एक केस बना था और थोड़ा वैसा हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो उन्होंने था कि भाई बच्चे रहेंगे अपने मामा मामी के यहाँ रह लेंगे, ताकि तब तक बच्चों पे भी इस चीज़ का असर ना हो। बच्चे वैसे तो हैं परेशान, बट आप समझ रहे हैं कि एक पुलिस वाले घर पे आ रहे हैं, सारे सिनेरियो चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें से बच जाएंगे बच्चे। पहले 2-3 दिन तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी थी, जब तक उठावनी नहीं थी। उठावनी के बाद घर में ना थोड़ी शांति से हो जाती है। अब आरव के जो फादर हैं सुरेश जी, वो घर में अकेले हो चुके हैं। उनको रात को बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसा होगा, कैसे चलाएंगे आगे। और रात के अराउंड 11, साढ़े 11, 12 बजे के अराउंड उनको आवाज़ आती है अपने घर के गार्डन में से, खुदाई होने की। कैसा लगा कि कुछ खोद रहा है। वो खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं कि यार कुछ दिख तो रहा है नहीं, अंधेरे में कुछ खुदाई हो रही नहीं हो रही। फिर जैसे उस समय हुआ क्या था कि जैसे उन्होंने खिड़की खोल के बाहर देखा तो आवाज़ बंद हो गई थी। तो उनको लगा शायद उनके मन का वहम है। तो उस चक्कर में उन्होंने सोचा कि यार ठीक है, मन का वहम हो सकता है या फिर कुछ होगा, दिमाग में आया होगा, उन्होंने बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब वो उठे तो चलते गार्डन में गए, देखा तो गार्डन में भी ऐसा कुछ निशान नहीं था कि कुछ खोदा गया हो, कुछ हो। अभी वो बस इस बात से परेशान चल रहे थे अंदर ही अंदर कि उनकी वाइफ को, ममता को, ऐसा क्या चीज़ खा रही थी कि उन्होंने किया। ये सोच के वो बहुत परेशान चल रहे थे कि यार, कि मेरी वाइफ को ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कर लिया। और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग को मेंटली परेशान कर रही थी। बट वो था कि अभी बच्चों को भी देखना है, बच्चे रिश्तेदारों पे हैं, पर कब तक रखना है उन्हें भी रिश्तेदारों के यहाँ। ऑल्दो रिश्तेदार उनके बहुत सपोर्टिव थे, दे वर ऑलवेज हेल्पिंग देम आउट कि यार आप बताओ कैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, हेल्प कर रहे थे। बट एक खुद से मेंटल प्रेशर होता है। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी कि उस बीच में उनके साथ थोड़े इंसिडेंट्स वियर्ड होना शुरू हो गए। 5th या 6th डे के अराउंड उनको घर में चलने की आवाज़ें आने लग गई। उनको ऐसा लगता है घर में कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई चल रहा है। उनको लगता कि वो हमेशा लॉजिकल चीज़ों की तरफ देखते थे, वो इन सब चीज़ों में मानते नहीं थे। तो वो देखते हैं, किचन में जाते हैं, इधर जाते हैं, हॉल में देखते हैं, तो उन्हें कोई नहीं दिखता था। उनको लगता था उनको भ्रम हुए जा रहा है। बट एक्चुअल कुछ और था जिसका उन्हें आइडिया भी नहीं था। अब दिक्कत ये थी कि सुरेश जी तो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे, और जब जो बंदा मानता ना हो तो वो इसको ये मानना कि भाई उसके घर में भूत प्रेत है, वो और मुश्किल हो जाता है। पर उनकी ये थ्योरी बहुत जल्दी चेंज होने वाली थी। अराउंड 10th डे उनको किचन में से कुछ खटर पटर होने की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं कि यार इतना तो वहम नहीं हो सकता, ये इतने दिनों से लगातार मुझे वहम पे वहम हो रहा हो। वो किचन में जाते हैं, किचन में जैसे ही घुसते हैं वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो वो हर जगह देखते हैं किचन, उन्हें आवाज़ नहीं आती। जो जैसे ही वो किचन से एक कदम बाहर रखते हैं, पीछे से प्लेटें गिरने की आवाज़ आती है, टूटने की। 3, 4, 5 प्लेटें एक साथ गिर के टूटती हैं। उनको डर लगता है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाते हैं, बैठते हैं, और जो उनको थोड़े बहुत मंत्र आते थे वो पढ़ते हैं। अचानक से उनको इतना ज़्यादा डर लगा, उनको लगा कि शायद जिसको वो इतने टाइम से लॉजिकल रीजनिंग दे रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो एक्चुअल सिर्फ लॉजिकल नहीं, शायद पैरानॉर्मल भी हो। उन्होंने ये सोचा कि मैं अभी कुछ पूजा पाठ करवा लेता हूँ, कुछ करवाता हूँ, ताकि घर में शांति हो जाए, या फिर कुछ है ऐसा। अब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे घर में, कि अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों शुरू हो गई। नेक्स्ट डे आसपास में जाके उन्होंने सोचा कि बात करता हूँ लोगों से, नेबर्स वगैरह से पूछता हूँ कि भाई आपको कुछ आइडिया है इस घर का, है कुछ है। वो जितने नेबर्स के पास गए, सबसे बात करी, सब ने कहा कि हमें आइडिया तो कुछ नहीं है, पर हमेशा से इस घर से, इस जगह से ना थोड़ी नेगेटिव वाइब आती रही। जब से हम आए तब से हमें कुछ ना कुछ अजीब सी आवाज़ें आई हैं, अजीब सी हरकतें होते देखी हैं।
तो इसलिए हमें इस घर से ना नेगेटिव लगता है, इसलिए हम लोग आज तक आप लोगों से मिलने भी नहीं आए कि भाई कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। ये सब देख के उनको थोड़ा अजीब लगा, वो घर वापस गए। पर अब वो सोच रहे हैं कि कैसे पता लगा, जब आसपास किसी को मालूम नहीं, उस समय इंटरनेट वगैरह तो था नहीं कि ऑनलाइन भी सर्च किया जा सके। उन्होंने जितना पता करवा सकते थे, जैसे पता करवा सकते पता करवाया, तो उधर कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था उन्हें। अब वो रात को सोए तो उनको सोते समय ना स्लीप पैरालिसिस कह लो या कुछ कह लो, उन्हें लगा उनके ऊपर कोई आके बैठ गया है। जैसे स्लीप पैरालिसिस में आपको लगता है कि आपकी चेस्ट पे आके बैठ गया, पर वो जो था, वो जो बैठा था उसकी शक्ल बिल्कुल उनकी वाइफ की जैसे थी। बस उसमें आंखें नहीं थी और वो ऐसे घूर के उनको देख रही थी और मुंह से थूक निकल रहा था। वो डर के मारे उठते हैं जैसे तैसे करके, और फिर वो अपना मंत्र पढ़ते हैं और वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। पूरी रात भर में उनको फिर थॉट्स आना शुरू होते हैं कि वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए। उनको सारे दुनिया के नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं और उनको लगता है कि भाई मैं भी अपने आप को कर लेता हूँ। पर ऐसा करने से पहले उनको उनके बच्चों का ख्याल आ गया। उन्हें ये ख्याल आ गया कि उनके पीछे उन बच्चों को कौन देखेगा। तो उन्होंने सुबह होते ही पहले फ़ोन अपने घर पे किया, जहाँ पे उनकी मेन फैमिली बिलोंग करती थी, उधर किया, बात करी। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनकी जो मदर थी, कि सुरेश जी की जो मदर थी, उन्होंने सुनते ही बोला कि बेटा ऐसा कर, तू या तो घर आ जा या फिर तू उधर आसपास में कोई पंडित को ढूंढ ले जो तेरी को थोड़ी मदद कर सके। तो थोड़ा बहुत बात करी, आसपास लोगों से मिले और भी पूछताछ करी। तो उन्हें पंडित के बारे में मालूम पड़ा जो उनके घर से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर रहता था। उन्होंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो वो जाते हैं उस पंडित के पास पहुँचते हैं। पंडित के मतलब आपको कि मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जैसा मेरे को समझ में आया कि वो पंडित के पास पहुँचे, कि वो पंडित के पास पहुँचे और पहुँचते ही पंडित ने उनको देखा, देखते ही बोला कि तू अब आ रहा है, तेरी बीवी को तो वो ले जा चुके हैं, तो तेरे को भी ले जाने के लिए वो खड़े हैं, पर चलो तू आ तो गया। ये सुनकर वो डर जाते हैं। सुरेश जी डर के बोलते हैं कि पंडित जी आपको कैसे मालूम, कि इन्होंने रैंडमली ढूंढा था पंडित जी को, किसी के थ्रू ढूंढा था और कभी अपनी कहानी उस थर्ड पर्सन को नहीं बताई थी। और पंडित जी को मालूम होना बहुत ही अलग चीज़ थी। पंडित जी कहते हैं कि अभी मैं तेरे हाथ पे एक धागा बांध रहा हूँ, तेरे सारे सवालों का जवाब मैं तेरे घर आके दूंगा। 1 हफ्ते बाद मैं तेरे घर आऊँगा, तब तक लिए धागा बांध रहा हूँ और ये पानी दे रहा हूँ। अपने घर के कोनों पे पानी डाल दियो और रात को कुछ भी हो जाए अपने मंत्र पढ़ के सो जाइयो, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। 1 हफ्ता जैसे तैसे करके सुरेश जी काट लेते हैं और फिर पंडित जी घर पे आते हैं। पंडित जी जैसे ही घर में घुसते ही उनको एक नेगेटिव एनर्जी फील होना शुरू होती है पूरे घर में, पर उनको कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिल रही थी कहाँ से शुरू हो रहा है उनके लिए सब कुछ। वो देखते हैं, फिर उनकी नज़र पड़ती है गार्डन में एक पेड़ पे। अब मैं आपको बताऊँ, ये वही पेड़ था जहाँ पे पहले शुरुआत में पीहू को एक अंकल खड़े हुए दिखते थे, पीहू को और लोग दिखते थे उधर। वो जाते हैं उस पेड़ पे और वो पेड़ को देखते रहते हैं, उस पेड़ पे हाथ रखते हैं और हाथ रखते उनको एक बड़ा ही अजीब सा एहसास होता है। वो सुरेश को बुलाते हैं जल्दी से कि सुरेश जल्दी इधर आ और इधर से खोदना शुरू कर। सुरेश डर जाते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया बाबा, ऐसा क्यों अचानक से आप, मतलब डर के मारे को होता है ना हकलाते हुए कि इधर से मैं कह रहा हूँ खोदना शुरू कर। तो वो खोदना शुरू करते हैं और खोदते जाते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं तो हड्डियाँ मिलना शुरू होती हैं। पहले तो जानवरों की हड्डियाँ थी, कि मुर्गी की हड्डी और ये सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे एक छोटी सी खोपड़ी मिली कि एक बच्चे का स्कल था और एक बड़ा स्कल भी था, एक आदमी का सा स्कल, बड़ा स्कल था। फिर वो देखते हैं कि 1-2 चीज़ें और थी और फिर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो हुआ था। तब पंडित जी उनको बोलते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोगों की जो आत्माएं हैं घूम रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी बलि दी गई है। उन्हें बहला फुसला के यहाँ पे लाया गया और उनकी बलि दे दी गई और यहीं पे गाड़ दिया गया। तुमने यहाँ पे घर बनवाया तो उन सारी
जो एंटिटीज़ थी वो तुम्हारे घर की तरफ आकर्षित हो गई कि तुम्हारे घर में एक अलग लाइफ फॉर्म थी। तुम्हारी वाइफ को जो सुसाइडल थॉट्स आए वो उसको दिलाए गए थे इन एंटिटीज़ के थ्रू ही, और फिर वो उसने सुसाइड कमिट किया था। ये सब सुन के वो डर जाते हैं सूरज जी कहते हैं कि आप बाबा इस चीज़ को बांध दो, कुछ कर दो। तो बाबा कहते हैं देखो मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ बांधने की, मैं बांध भी दूंगा। इनमें से कई सारी चीज़ों का हमें वो करना पड़ेगा, संस्कार भी करवाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि पूरा सब कुछ एक साथ बंध के रख जाएगा। ये सुन के सुरेश जी थोड़े परेशान होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं, तो तुम वापस रेंट पे चले जाओ, तुम इस घर को अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। तो सुरेश जी सोचते हैं कि भलाई तो ये ऐसी में ही है कि घर छोड़ देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी और वो नहीं चाहते थे कि बच्चों पे और दिक्कत आए, और जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ काम नहीं करी, अगर कुछ हो गया, बच्चों को कुछ हो गया आगे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, घर बंद किया, उन्होंने पूजा वूजा सब करवा ली, घर बंदवा लिया, पर उनके अंदर खुद से हिम्मत नहीं हुई कि वो उधर वापस रहें, और उन्होंने ज़मीन छोड़ के वो चले गए वापस रेंट पे रहने। आज के टाइम पे आरव ने अपना खुद का एक दूसरा घर बना लिया है। आरव बताते हैं कि उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतने ज़िंदगी में हुआ, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को जीते हैं। हर जगह बहुत ध्यान से ज़मीन लेना या कुछ करना करते हैं, और आज भी वो घर उनके पास ही है, उन्होंने कभी किसी को दिया नहीं, और उन्होंने सोच रखा है कि घर कभी हम आगे बेचने भी नहीं देंगे। तो बस ये ही उनकी कहानी है। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि यार कई बार होता है हम कोई जगह ख़रीदने के लिए बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं और बहुत जल्दी हम ले लेते हैं, पर हम उसके बारे में नहीं देखते, रिसर्च नहीं करते, नहीं जानते कि उस जगह पे क्या दिक्कतें हैं और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं तो आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, कई बार मौका होता है, अगर आपको कोई ज़मीन खरीद रही, आप ये नॉर्मली वंस इन अ लाइफ टाइम करते हो या ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम करते हो, आप हर रोज़ आप ज़मीन खरीद नहीं रहे होते हो, तो अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो तो ख़रीदने से पहले एक बार उसको चेक करवा लो कि उधर क्या है क्या नहीं है, उसकी हिस्ट्री निकलवा लो, उधर के आसपास के लोगों से बात कर लो उस जगह के बारे में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और हाइप करना ना भूलें। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो नीचे दिए गए ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स के थ्रू आप मेरे को बता सकते हैं आपके साथ की कहानी। मैं खुद पर्सनली आपसे कनेक्ट होऊंगा और जानूंगा कि आपके साथ क्या हुआ था और सुनाऊंगा इस चैनल पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें, सेफ रहें और ज़मीन ध्यान से खरीदें।